देखो हिंदी साहित्य जो है ना बाबू, वो हिंदी साहित्य बहुत ही संपन्न साहित्य है। और हिंदी साहित्य में जो मुख्य भूमिका रही है वो असंख्य कवियों की रही है। वे कवि कवि के बारे में ये बातें तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूर्य की रोशनी का पहुंचना भी संभव नहीं है, हालांकि सूर्य की रोशनी सर्वत्र चली जाती है, वहां पे पहुंच जाते हैं कवि के विचार, ठीक है, जो मस्तिष्क और हृदय में उत्पन्न होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े बड़े लेखकों का योगदान रहा है। कवियों के साथ साथ बहुत सारे कहानीकारों का, निबंधकारों का भी योगदान रहा है, जिनमें प्रेमचंद की बात की जाए या फणीश्वर नाथ रेणु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या और भी बहुत सारे नाम हैं जो अग्रणी हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य, आज का जो पाठ है इसकी शुरुआत करें, जो प्रश्नोत्तरी का सत्र है इसका शुरुआत से पहले आपको सर बताना चाहेंगे। चलो आप फटाक से बोलो तो कबीर का एक दोहा, जल्दी से बोलो। स्नेहा आप बोलो कबीर का एक दोहा। नहीं, देखो कबीर का एक दोहा कितना सुंदर है, सभी ने सुना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कल करना है वो आज कीजिए, आज जो करना है वो अब कीजिए, ठीक है। पल में क्या हो जाए हे राहगीर, कब करोगे। तो इसमें एक थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं आपके सर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो हो गया। तो ये जो हो गया वाला काम है ना, मतलब कर डालो, इससे पहले कि सोच बदले कर डालो, टाल मटोल करने की आवश्यकता नहीं है। अब रहीम की एक दोहा की बात की जाए तो रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित बा जगत में जानी परत सब कोय। अर्थात ये जो विपत्ति है, दुख का दौर है, ये भला होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इसी की कसौटी पर अपने और पराये, धोखेबाज और सच्चे लोगों की पहचान होती है। इसी में पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। जो सुख के साथी होंगे वो विपत्ति के काल में आपको छोड़ करके चल देंगे, और जो मुसीबत में काम आने वाले होंगे वो दुख में आपका साथ देंगे, भले ही सुख में वो थोड़ा कड़ा बोल दे। और जीवन साथी को तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल दुख में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, जबकि चिड़चिड़ा होना चाहिए सुख में कि कब करे कैसे करे। अगर सुख में मेहनत किया जाए तो दुख में मतलब दुख नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। सुख में जो लापरवाही बरती जाती है उसी का परिणाम दुख होता है। ये जो फेल शब्द है वो रेगुलर क्लास नहीं करने से हमारे जीवन में आता है। चलिए अब प्रश्नोत्तरी की ओर रुख करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं, इसके ऑप्शन कौन कौन है। ए में स्वर को, हाँ, बी बोली को, हाँ, सी भाषा की लघुत्तम, डी गुण को। लघुत्तम क्या, इकाई को, इकाई। हाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वर तो जाहिर सी बात है बोली ही, स्वर जो है वो ध्वनि है ही,
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ध्वनि का एक हिस्सा है स्वर। उसके बाद गूंज भी एक हिस्सा, एक प्रकार का हिस्सा ही है। उसके बाद बोली भी। लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और ये ध्वनि से तात्पर्य यहाँ पर किसका है? वर्ण का। सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, यानी लघु यानी छोटा, यानी उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण, यानी ध्वनि। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? तो अ, उ, ई, च कौन व्यंजन होगा? जाहिर सी बात है, अ स्वर, उ स्वर, ई स्वर, है ना। लेकिन च क ख ग में आते, ये सब स्पर्श व्यंजन है। आई में तो आते नहीं। अब थोड़े आगे चलते। निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? ग तो स्वर होगा नहीं, व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है। छ ये भी नहीं होगा स्वर, ये भी स्पर्श व्यंजन है। प बिल्कुल नहीं होगा, प वर्ग में आता, स्पर्श व्यंजन है। लेकिन ई 100% स्वर है। समझने में कोई दिक्कत? नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? हाँ, नागरी नहीं, देवनागरी कहें तो ज्यादा उचित होगा। इसमें कितने अक्षर हैं? 46। चलिए, A 33, B 46, C 50, D 52, तो 46। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? हाँ, ए स्पर्श, बी उष्ण, सी अंतस्थ, डी मृदु। तो जाहिर सी बात है, क का कवर्ग, च का चवर्ग, ट का टवर्ग, त का टवर्ग और प का पवर्ग, ये पांचों मिला दो तो स्पर्श व्यंजन। आगे चलते हैं। यारा लावा को कौन व्यंजन कहते हैं? यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं। अब यारा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? आपके सर ने कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अब जिन्होंने टिक लगाया है उन्होंने गड़बड़ी किया है, गलत टिक लगा दिए हैं सर को फंसाने के लिए। स्नेहा मैम, ये है क्या? हाँ, अंतस्थ को, सॉरी, उष्ण व्यंजन को लगा दिए आप, ये तो गलत बात है ना, सर फंस जाएंगे। आंसर में बी दिया हुआ है सर, गलती से लग गया। हाँ, तो बी ही आंसर होगा। गलती से लग गया तो एग्जाम में अगर सर एक्सप्लेन कर दिए तो नंबर भी आपको गलती से आ जाएगा। लड्डू, लड्डू गोपाल जी पसंद है ना? हाँ, देखो ना सर ने पढ़ाया है आपको कंसेप्ट। कितनी समझदार। अरे श, श, स, ह को कौन व्यंजन कहते हैं? ए स्पर्श, बी अंतस्थ, सी उष्ण, डी मृदु। हाँ, इसमें गर्म हवा बाहर निकलती है ना, वो याद है ना? है ना, जो मम्मा कराती है बचपन में ले जाने के लिए, तो तालाब श का उच्चारण कराती है। क्या कराने के लिए? हाँ, समझने कोई दिक्कत?
चलिए, उष्ण व्यंजन घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? ए कवर्ग, बी चवर्ग, सी टवर्ग, डी तवर्ग। किसमें आता है? हाँ, तो बोलिए तो कवर्ग का पूरा सदस्य का नाम बताइए। गुरुजी, अच्छा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? ए कवर्ग, बी चवर्ग, सी तवर्ग, डी पवर्ग। हाँ, जाहिर सी बात है, चवर्ग के पूरे सदस्यों का नाम बताइए। हाँ, यहाँ से हाँ कुछ ना तो आता है आपको। हाँ कुछ ना। अच्छा, वो सुनियो ना कहावत, गाय हमारी हमको कुछ नहीं, तो बैल तुम्हारा नंबर देना। चलिए बहुत बढ़िया। र अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आते हैं? वो र है जी, नहीं ड है, ड अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आते हैं? हाँ, अ चवर्ग, बी ब टवर्ग, स तवर्ग, ड अवर्ग। तो टवर्ग में तो इसके पूरे सदस्यों का नाम बताइए। तो यहाँ पे ड से क्या होगा? हाँ, कौन बजाते हैं डमरू? भोला जी। हाँ, थोड़ा सा चलते। द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? अ चवर्ग, ब टवर्ग, स टवर्ग, ड पवर्ग। हाँ, सी तवर्ग में पक्का कॉन्फिडेंस लॉक कर दिया जाए। हाँ, तो चलिए दिखाइए तो अपना बत्तीसी। 10 क्या होता है? हाँ, अभी दिखा लीजिए, बाद में दर्द होगा बहुत। अगर अभी नहीं पढ़िएगा ना, जो अभी नहीं पढ़ता अशोक सर के क्लास में, बुढ़ापे में उसके दांत में दर्द होता है। आगे चलते, इसीलिए कहते हैं पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ह अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? ए कवर्ग, बी चवर्ग, सी पवर्ग, डी तवर्ग। हाँ, पवर्ग का पूरा सदस्य। तो कौन गलत बोला जी? फिर से बोल दो, लगता है। बोलो तो फिर से। हाँ, फ से फल। हाँ, फ से फल, फ से फूल भी, और फ से हाँ फसल, फंसना। हाँ, फंसिएगा किसी दिन अगर ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो अप्रैल फूल बना देगा जिंदगी। निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? अ द प ह किसे कहेंगे? हाँ, अ को वर्ण कहेंगे, और द और प और ह जो है वो अक्षर है। वो क्या है? अक्षर। चूंकि ये सारे स्वर हैं, और क
जैसे द जो है द हलंत जोर अ से बने हुए हैं, प जोर प हलंत जोर अ से बने हुए हैं, और ह जो है वो ह हलंत जोर अ से बने हुए हैं। समझने में कोई दिक्कत है? तनी मनी? निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? ए स्वर, बी अनुनासिक, सी विसर्ग, डी हल। हाँ अनुनासिक, क्योंकि उनका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? जैसे हिमेश रेशमिया गाते हैं, है ना? थोड़ा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है? अनुस्वार। क्या है वो? नहीं, वो तो चंद्र बिंदु है जी, चंद्र बिंदु। हाँ चल, थोड़ा सा, चूंकि विसर्ग तो होगा नहीं, कॉमा हो, बड़ी ऊ होगा नहीं, हलंत होगा नहीं। का 16 में देखते हैं, का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों में से चुनकर सही उच्चारण स्थान लिखे। ए दंत, बी कंठ, सी तालु, डी ओष्ठ। हाँ का बोल कर देखो, का यहाँ कंपन होता है, का। अरे ये कंपन हो रहा है यहाँ, पानी निकल रहा है यहाँ से। तो अगर यहाँ का ये जो मोबाइल है एडम्स एप्पल, ये अगर कंपन करे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि कंठ है। चलिए आगे चलते हैं। 17, खा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु, डी ओष्ठ। तो ए कंठ, खा खा खा। इसमें 17 देखिए, अब 18 देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है? ये सब सेम बिरादरी के हैं। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी नासिका। इसमें कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन आराम से, लेकिन हलचल हो रहा है। ए कंठ, अंदर से आ रहा है। ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी ओष्ठ। सी मूर्धा। तो मूर्धा यानी ऊपर जा। हाँ टा टा ऊपर सट जाता है सर। समझने में कोई दिक्कत? ना ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ना ना ना। नासिका होगा, ए ओष्ठ, बी दंत, सी मूर्धा, डी नासिका। नासिका। ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो कोई भी बता देगा। ट से तरबूज, तबला बजा देंगे हम। ज्यादा अबला मत बनो, सबला बनो। ट का दंत, उसके बाद थ का भी दंत। थ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दांत में सटाओ और थ बोलकर दिखाओ। चलो, था।
द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना? कौन से क्लास में? इसलिए सेम होगा यहाँ पर। दंत। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए अंग्रेजी से, बी उर्दू से, सी संस्कृत से, डी स्वतः। संस्कृत से। हाँ, संस्कृत से। 25 न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी नासिका। नासिका। थोड़ा और आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फा को क्या कहेंगे? बोलिए, फा को क्या कहेंगे? अरे पा के कहां से उच्चारण होता है? होठ से। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? ओष्ठ है। क्या कहेंगे? ओष्ठ है या ओष्ठ। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से बा को क्या कहेंगे? ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, अनुनासिक। तो वही सेम होगा, ओष्ठ है, क्योंकि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। फा और बा एक ही बिरादरी के हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से पंचमाक्षर अंग, य, न, म को क्या कहेंगे? मूर्धन्य, अंत, ओष्ठ, अनुनासिक। सही है, अनुनासिक। त से न तक के वर्ण को क्या कहते हैं? हाँ, तवर्ग। क्या बात है, अब तो छा गए, दिल को भागे। ठीक है। हाँ, ये बोलते हैं इरशाद मतलब शुरू कीजिए। इरशाद मतलब अभी तो खत्म होने जा रहा है, तो शुरू कैसे करें? अकल के दुश्मन, भैंस को बड़ा मानने वाले लोग खामोश। थोड़ा आगे चले। आगे चलते हैं। पा से म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं? हाँ, पवर्ग में। और भाषा किसे कहते हैं? ए मनुष्य की बोली को, बी व्याकरण को, सी पुस्तक को, डी विचारों को प्रकट करने के माध्यम को। सही है, क्या बात है। खुश हो जाइए, दांत दिखाइए, नहीं तो बुढ़ापा में दांत दर्द करेगा, जो यहाँ नहीं हंसता है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। नहीं, संस्कृत नहीं है। कौन उर्दू बोल रहा है? इंग्लिश कौन बोल रहा है? हिंदी। हाँ, बचा कौन? हिंदी। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी। हाँ। दरअसल हिंदुस्तान में जय हिंद बोला जाता है, और जय हिंद, हिंद को याद रखिएगा तो आपको राष्ट्रभाषा कौन याद आ जाएगी? हिंदी। हाँ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी भाषा ही एकमात्र राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है, ऐसा कथन महात्मा गांधी जी का है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक करना नहीं भूले। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखते रहिए साहित्य और व्याकरण।